संस्कृत के महान प्रवक्ता आशीष शुक्ला सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पिछले वीडियो में संधि बताया गया था। संधि की परिभाषा, संधि के भेद और उसके जो भेद हैं, भेदों के विषय में आज आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था कि संधि जब दो सार्थक शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट रहने वाले पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में इसको देखा भी था। उसके भेद थे, आपको बताया भी था। स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधियां होती हैं। आज आपके सामने है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद में जो हमारा सबसे पहला संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक। स्वर संधि के भेद में जो पहली हमारी संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। इसका जो सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक। अब रही बात परिभाषा, हम आप इसको परिभाषित करेंगे, समझेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए आपके सामने लिखा है अक। अक का मतलब होता है अ, ई, उ, री और री। ठीक। उसके बाद दिया गया है सवर्ण। सवर्ण का मतलब होता है अर्थात समान वर्ण। जब ये दोनों, जैसे यहां पर अ है, अब सवर्ण दिया अगर यहां पर अ आता है या आता है तो क्या हो जाता है, दीर्घ। ठीक। अक आपका यहां पर प्रत्याहार है, अर्थात अक के अंतर्गत ये समस्त वर्ण आते हैं। उसके बाद दिया गया है सवर्ण। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। जैसे यहाँ पर अ है, अ के बाद अगर अ या आ जाता है तो वहां पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ माने वही वर्ण बड़ा हो जाता है। ई है, ई के बाद छोटी या बड़ी जाता है तो भी वहां पर दीर्घ हो जाता है। ठीक। तो ये अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब यही होता है अ, ई, उ, री, री के बाद अगर कोई भी समान वर्ण, इन्हीं से संबंधित कोई भी वर्ण आता है तो अंत में दीर्घ हो जाता है। यह आपको सूत्र का माध्यम है। अब रही बात परिभाषा। परिभाषा में हम आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए परिभाषाएं आपको किताबों में अलग अलग प्रकार से या अलग अलग माध्यम से अंकित किया जाता है, बताया भी जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जब अब इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर जैसे आपने सूत्र देखा, अ का मतलब है सिर्फ केवल इतने ही वर्ण हैं। ठीक है। लेकिन इसको अगर आप विस्तार पूर्वक रखेंगे, परिभाषा है तो विस्तार पूर्वक रखेंगे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो अ, या जब अ, आ, ई, उ, री और री। री भी है लेकिन इसका प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है। री और री एक परस्पर एक दूसरे के समान वर्ण हैं। ठीक है। इसका प्रयोग कम होता है तो इसलिए इसको हम री भी मान सकते हैं। ठीक। तो जब अ, आ, ई, उ, री के बाद, अब देखिए यहां दिया गया है सवर्ण अर्थात समान वर्ण, इन्हीं से संबंधित। ठीक है। कोई भी समान वर्ण अर्थात अ, आ, ई, उ, री आए तो वहां दीर्घ हो जाता है। समझ रहे हैं? देखिए दिया गया है ना परिभाषा, जब अ, आ, ई, उ, री के बाद कोई भी समान वर्ण आए तो वहां पर दीर्घ हो जाता है। जैसे इसको हम आप समझे कैसे, दे दिया गया विद्यालय। ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे।
अब देखिए दो पहले आपको जो परिभाषा में बताए थे, दो हम इसमें क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। पहला बनता है विद्या, दूसरा बना आलय। ठीक, दो शब्द बनेंगे। अब दोनों सार्थक हैं परिभाषा के हिसाब से, जैसे आपको शुरू में बताया था। अब देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण विद्या में आ रहा है, उसके बाद दूसरे शब्द के पहले वर्ण में यहां भी आ है। जैसे आपने यहां देखा कि अ आ ई सब वर्णों के बाद है समान वर्ण। अब देखेंगे आप यहां भी आ है और यहां भी है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आ, अर्थात दीर्घ। ठीक है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब ये बड़ा आ हो गया। ठीक, इसी तरह से है पुस्तकालय। अब देखिए दो शब्द बनाएंगे, पहले पुस्तक बना, उसके बाद आलय बन गया। ठीक, अब यहां देखेंगे पुस्तक पहले शब्द का अंतिम वर्ण क अर्थात अ, अब यहां पर आ है। आपने देखा भी था कि अ आ ई उ री के बाद जब भी कोई भी समान देखे, यहां भी अ है और यहां भी आ है, तो दोनों मिलके बन जाता है अर्थात दीर्घ। ठीक, इसी तरह से और भी है भानुदय, भान धन उदय, यहां भी छोटा उ है और यहां भी है, तो ये दोनों बनके बन गया बड़ा। तो ये तीन उदाहरण आपके सामने है। इसी तरह से हम जब भी दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो उसमें पहले हम क्या करेंगे, उन शब्दों को पहले हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद उन सब शब्दों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ रहेगा तो ऑटोमेटिक उसमें आपके पूरे नियम जो हैं वो आपके आ जाएंगे। इसी तरह से और भी आपको उदाहरण मिलते हैं, रवींद्र, कवींद्र, वधूत्सव। अब देखिए जैसे हमको आपको इसे अब तोड़ना पड़े या विच्छेद करना पड़े, तो सबसे पहले वही नियम बनाना है। हम परिभाषा में चलेंगे, कैसे इसको समझेंगे कि दीर्घ संधि है। अब देखिए संधि का मतलब ये होता है उसमें शब्दों का योग रहता है। ठीक है, हम वर्णों को तोड़ते हैं, जब वर्ण मिल जाता है तो उसी से इसमें प्रभाव आ जाता है। जैसे रवि, रवि धन इंद्र। अब देखेंगे यहाँ छोटी ई मिलके बन गया बड़ी, इसलिए यहाँ पर रविंद्र हुआ। अब देखेंगे दीर्घ संधि, इधर भी स्वर है इधर भी है, और दोनों क्या है, समान वर्ण, अकह सवणे, अर्थात ई यहाँ मिला है। उसके बाद देखेंगे आप समान वर्ण है। अब देखेंगे यहाँ पर पहले शब्द का जो मतलब पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण भी ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी ई है, तो दोनों मिलके हो गया बड़ी अर्थात दीर्घ। उसी तरह से वधूत्सव है, वधु धन उत्सव। आप देखेंगे यहाँ वो है यहाँ भी है, तो ये दोनों मिलके बन गया बड़ा, अर्थात ये भी दीर्घ हो गया। कैसे जानेंगे कि पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो भी उ है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी आपका उ है, तो दोनों मिलके बन गया बड़ा उ, अर्थात ये भी आपका दीर्घ हो गया। तो इस तरह से हम जो भी छोटे छोटे संधियां आती हैं प्रायः परीक्षाओं में, ये कोई जरूरी नहीं है कि किस क्लास से लेवल से आते हैं, हमेशा आपको छोटी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक ये सब चीजें पूछा जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है, या जितने भी उदाहरण आपको दिए जाएंगे इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न आपको प्रायः स्वर संधि के भेद में, जो पहली हमारी संधि है दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ये समस्त संधियां आपको देखने और सुनने को मिल रहा है। ठीक है, आगे जो होगा आपको अगली संधि में बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद।